नया जोश, नई उमंग और नई सुबह के साथ आप सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाई बहनों, बेहद खुशी की बात है कि आज हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और जब खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ बनती है और इसके लिए आप सब हैं बधाई के पात्र। किसान भाई बहनों, हमारा भी वही प्रयास होता है कि कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को कृषि से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारियाँ दिखाएं। तो आइए देर किस बात की, जुड़िए हमारे कार्यक्रम में और सबसे पहले देखिए खबरें खेती की। मंडियों में ज्यादा आवक से सस्ता हुआ प्याज। देश में अल्प बारिश का खरीफ की फसलों पर असर। खाद्य तेलों के दाम हुए कम। आलू के निर्यात से इसके दामों में बढ़ोतरी। अनाज की कम खरीद से होगी सरकारी बचत। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता निर्वाण और अब खबरें विस्तार से। प्याज खराब होने के डर से किसान और कारोबारी मंडियों में इसकी आवक बढ़ाने लगे हैं। आवक बढ़ने से प्याज की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इस साल रबी सीजन में बेमौसमी बारिश से प्याज सामान्य के मुकाबले कम समय तक भंडार गृहों में टिक पाएगा। इस कारण प्याज खराब होने के डर से किसान और कारोबारी मंडियों में इसकी आवक बढ़ा रहे हैं। आवक बढ़ने से कीमतों में भी गिरावट आ रही है। इस माह प्याज के भाव लगभग 15% तक घट चुके हैं। पिछले माह साल के उच्चतम स्तर से प्याज करीब 34% तक सस्ता बिक रहा है। बीते कुछ दिनों से प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी और दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज की आवक लगातार बढ़ रही है। इस माह आवक 10,000 क्विंटल से अधिक दर्ज की गई, जबकि पिछले माह मंडी में ज्यादातर आवक कम थी। दाम घटने की खास वजह सरकार की सख्त नजर भी है। इस माह प्याज के दाम 300 रुपये प्रति क्विंटल घट चुके हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में सुधार से देश में अब बारिश सामान्य से 17% कम रह गई है, लेकिन देश के बहुत से क्षेत्रों में 8 अगस्त तक बारिश राष्ट्रीय औसत से कम रही, जिसका असर खरीफ की फसलों पर साफ दिखाई पड़ रहा है। देश के 36 जलवायु क्षेत्रों में से 15 में बारिश की कमी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर कुछ सप्ताह में इन इलाकों में बारिश नहीं हुई तो फसलों पर बुरा असर पड़ सकता है। इनमें स्थिति चिंताजनक हो सकती है। अब तक देश भर में बारिश पिछले सूखे वर्ष 2009 की तुलना में 25% कम है। वर्ष 2009 में बारिश 22% कम रही थी। इस साल 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच देश में सामान्य से 19% ज्यादा बारिश हुई है। आमतौर पर इस समय 10.7 करोड़ हेक्टेयर तक खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी होती है, लेकिन इस बार बुआई 8.63 करोड़ हेक्टेयर में ही हो पाई। मोटे अनाज तिलहन और दलहन की बुआई में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है। फल सब्जी से लेकर अन्य खाद्य पदार्थ की महंगाई के बीच सरकार और उपभोक्ताओं को खाद्य तेल थोड़ी राहत दिला रहे हैं। त्योहारी मांग के बावजूद भी खाद्य तेलों में नरमी का रुख देखा जा रहा है। मजबूत डॉलर, कमजोर मॉनसून और त्योहारी मांग के बावजूद भी खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। खाद्य तेल कारोबारियों का कहना है कि ऐसे समय में आमतौर पर तेजी आती है, लेकिन इस बार पर्याप्त उपलब्धता के कारण खाद्य तेलों के दाम नरम बने हुए हैं। महीने भर में आयातित तेलों में क्रूड पाम तेल 540 रुपये से घटकर 520 रुपये, आरबीडी पामोलिन तेल 575 रुपये से घटकर 558 रुपये और देसी तेलों में रिफाइंड सोया तेल 690 रुपये से घटकर 665 रुपये और सरसों तेल 720 से घटकर 690 रुपये प्रति 10 किलो के भाव बिक रहा है। आपूर्ति बेहतर होने के कारण खाद्य तेलों में सुस्ती का माहौल है। देश में आलू की कीमतों में इन दिनों जारी तेजी की मुख्य वजह पाकिस्तान को इसके निर्यात में अचानक हुआ इजाफा है। पाकिस्तान में आलू पर आयात शुल्क खत्म किए जाने से निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसके कारण देश में इन दिनों आलू की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक अटारी वाघा सीमा से भारत से पाकिस्तान को रोजाना लगभग 2000 टन आलू निर्यात किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब से भी भारी मात्रा में आलू का निर्यात हो रहा है। इसलिए बीते 15 दिनों में यहाँ की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। खुदरा बाजार में आलू की कीमतें 22 से 23 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। वर्ष 2013-14 में भारत को कुल 315 करोड़ डॉलर कीमत का 1,66,642 टन आलू का निर्यात किया।
आलू के बड़े खरीदार देशों में श्रीलंका, संयुक्त अरब, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, मालदीव और कुवैत भी शामिल है। केंद्र सरकार का मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देने वाले राज्यों में खाद्यान्न खरीद की सीमा तय करने का उसका फैसला सही है। इससे हर साल राष्ट्रीय कोष में करीब 5,250 करोड़ की बचत होती है। इस साल जून में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि भारतीय खाद्य निगम केंद्रीय भंडार के लिए उन राज्यों में खाद्यान्न की खरीद सीमित करेगा जो एमएसपी पर बोनस देने की घोषणा करते हैं। इस फैसले को 2014-15 में चावल खरीद सीजन और 2015-16 में गेहूं खरीद सीजन से लागू किया जाएगा। इससे हर साल राष्ट्रीय कोष में करीब 5,250 करोड़ रुपए की बचत होगी। केंद्र सरकार की खाद्य सब्सिडी पिछले 6 वर्षों के दौरान 97% बढ़ी है। वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में खाद्य सब्सिडी 1,15,000 करोड़ रुपए का अनुमान है, जिसकी मुख्य वजह एक निर्धारित दर पर बड़ी मात्रा में खरीद और इसे बहुत कम दामों पर बेचना है। खेती किसानी में मौसम की भूमिका ना हो तो खेती संभव ही नहीं। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में बादल छाए रहेंगे व कई भागों में हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में बारिश के आसार हैं। सिक्किम, आसाम व अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकांश भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है। झारखंड में तेज बारिश की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाई बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं, बाजरा मोटे अनाजों की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और अब तो बाजार में भी इसकी लगातार मांग बढ़ रही है, क्योंकि इससे कई प्रकार के मूल्य संवर्धित उत्पाद जो बनाए जाते हैं। इसलिए बाजरे की खेती आप सभी के लिए है बेहद लाभकारी। तो जो किसान भाई बहन बाजरे की खेती कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, वो किन किन खास बातों का ध्यान रखें, कौन कौन से समसामयिक कार्य करें, कौन कौन सी सावधानियां बरतें, जिससे कि आने वाले समय में आपको भरपूर गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिल सके। तो आज इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आइए देखते हैं कार्यक्रम का ये भाग। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, बाजरा शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इस फसल से न केवल हमें अनाज मिलता है, बल्कि हमारे पशुओं को बहुत ही महत्वपूर्ण चारा भी मिलता है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश के वो क्षेत्र हों जहाँ पे पानी कम होता है, वहाँ पे बाजरा की फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है। बाजरे की फसल इस समय 15 दिन से लेके और 2-2.5 महीने तक की है, यानी कि अभी बोई हुई 15 दिन भी हुए हैं और कुछ फसल ऐसी है जिसमें बाली आ रही है। तो हमारे किसान भाइयों को अच्छी उत्पादन लेने के किन किन बातों का ध्यान रखना है,
इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर हरिओम शर्मा जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र कुम्हेर में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, बाजरा एक प्रमुख फसल है और बाजरे की फसल विभिन्न अवस्थाओं में है, तो अच्छी उत्पादन लेने के लिए किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि ये उत्तर भारत की प्रमुख फसलों में है। और जहाँ तक इसका महत्वपूर्ण बात है कि इसमें शरीर के लिए जो खनिज लवण ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, इससे क्या होता है कि जो गरीब के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू, जो खाद्य सुरक्षा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शुष्क फसल होने के कारण, क्योंकि ये मानसून के प्रथम बारिश के साथ ही इसकी बुवाई होने लग जाती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रकृति की प्रतिकूलता, कहीं बारिश का अधिक होना, कहीं नहीं होना, कहीं लेट होना, इसकी वजह से एक समस्या हो गई। कहीं तो जुलाई में बारिश हो गई, स्टार्टिंग जून में भी हो गई, और कहीं अभी तक अब बारिश हो रही है। तो इसमें क्या है कि बुवाई में काफ़ी अंतर आ गया। इससे क्या हुआ कि जैसे ही प्रथम बारिश हुई, लोगों ने जुलाई के प्रथम वीक में, सप्ताह में बो दिया था, जून के आखिर में भी बोया है, और अब कुछ जब लेट बारिश हुई है उसमें भी बो रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि इसके लिए, क्योंकि प्रमुख बात क्या है कि ये कम बारिश में भी ये हो जाती है। अब इसमें क्या है कि अलग अलग स्तर में, चूँकि जिन्होंने पहले बोई है, चूँकि हमारे एक प्रैक्टिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि जैसे ही बारिश होती है तो किसान भाई क्या जुताई के साथ ही बाजरे की ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं और उससे बिखेर के बो देते हैं। हाँ, बिखेर के बो देते हैं, जिससे क्या है कि कहीं तो बीज का उग जाता है और कहीं ऊपर पड़ा रह गया तो सूख जाता है। कई बार क्या होता है कि बारिश होते ही बुवाई हुई तो उसमें क्या है कि सूखा, बारिश होने के बाद सूखा निकल गया, तो उससे क्या होगा, जर्मिनेशन हुआ, ऊपर की हो गई, ऊपर का जो जर्मिनेशन हुआ दाना वो ख़त्म हो गया, कुछ उगा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि फसल कहीं तो गहरी बोई हुई है, कहीं छितरी बोई हुई है। तो ये एक समस्या है यहाँ की बुवाई में। तो इसका एक सबसे बढ़िया जो वो है बुवाई, तो मैं किसानों को ये एक सलाह मेरी तरफ से है कि बुवाई कूड़ों में करें। कूड़ों में करने से एक फ़ायदा क्या होगा कि उचित नमी जगह पे गिरेगा, उससे गिरने से क्या होगा, जो जर्मिनेशन है, जो अंकुरण है पौधे का, वो बराबर होगा। दूसरा क्या होगा कि अगर बारिश लंबे समय खिंच गई, जो कूड़ में पानी नमी है वो काफ़ी समय तक चलती है और पौधा मरता नहीं है और आपकी फसल सूखती नहीं है। प्रकृति की प्रतिकूलता का मालूम नहीं पड़ता, कभी तो आज बारिश हुई, 15 दिन बारिश नहीं होती, 10 दिन बारिश नहीं होती। उससे क्या है कि तेज़ धूप से वो जो पौधा जो उगता है वो बहुत कोमल होता है और सूख जाता है। दूसरा फ़ायदा उससे क्या होगा कि लाइन में बुआई करने से जो खरपतवार एक सबसे बड़ी खरीफ की समस्या है, क्योंकि बारिश के मौसम में खरपतवार बहुत होते हैं, घास होती है, सांठी होती है, उससे क्या होगा, फसल को दबा देते हैं, फसल कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने से क्या होता है कि उत्पादन पर बहुत असर पड़ता है। और जहाँ ये तो विशेषज्ञों का ये जहाँ तक मामला है कि खरपतवार के आने से 15 से 50% तक फसलों में नुकसान हो जाता है। तो ये सलाह है कि मतलब कि आप कूड़ों में और लाइन में बुआई करें, जिससे कि क्या है कि आपकी उत्पादन अच्छा हो, निराई अच्छी हो, गुड़ाई अच्छी हो, पौधे को हवा अच्छी मिल सके। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। ऐसा हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने अगस्त के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के अंतिम सप्ताह में बाजरे की बुआई की है, जिन्होंने लेट बुआई की है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन्होंने फसल में किन किन बातों का खास ध्यान रखना है? तो डॉक्टर साहब, जिन्होंने 20 दिन पहले या 15 दिन पहले जो बुआई की है, अभी उनका उगाव हो रहा है और उसमें घास फूस की समस्या या उनकी समस्या ज़्यादा आ रही होगी, तो उनकी निराई करना सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण कदम है, नंबर 1 बात। दूसरा क्या है कि अगर आपने अभी की है तो उसके तुरंत बाद कुछ वीडीसाइड का भी खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग कर सकते हो। उसमें एट्राजीन है, ऑक्सीफ्लोरोफेन है। अगर ये आप जैसे ऑक्सीफ्लोरोफेन आपने बुवाई की और बुवाई के तुरंत बाद आप जर्मिनेशन हो रहा है, अंकुरण से पूर्व उसका 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर उसमें स्प्रे कर देंगे तो उसमें खरपतवारों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। और 20-25 दिन बाद अगर उसमें वो निराई गुड़ाई कर दी तो आपकी फसल में जो खरपतवार है वो कम से कम होंगे। और इसमें क्या है कि आपका खर्चा भी बचेगा, क्योंकि क्या है कि आप जो श्रम है, लेबर है, वो बहुत महंगी है। और उसको बचाने के लिए
ये आवश्यक है कि हम थोड़ा सा दोनों तरह का काम में लें, तो इससे क्या है कि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर 1,66,000 पौधे प्रति हेक्टेयर अगर नहीं होते हैं तो आप पूरा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि कहीं आपकी हो सकता है कि आपकी फसल कहीं गहरी बोबी है, कहीं छितरी बोबी है, तो आप जिस दिन बारिश पड़ रही हो, हल्की बूंदाबांदी हो, आप उन पौधों को निकाल के जो खाली जगह पे अगर आप रोपित कर देंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो पौधे हैं वो वहाँ पे फिर उनकी समान वितरण हो जाएगा पौधों का, और उससे क्या है हवा पानी पौधों को बराबर खुराक मिलेगी। ये आप मतलब प्रिकॉशन या आप सावधानी बरत सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई जिन्होंने 15-20 दिन पहले फसल लगाई है, उनको खाद का प्रबंध फसल में किस प्रकार से करना है, कितनी मात्रा डालनी है, कब डालनी है, और डालते समय किन बातों का खास ध्यान रखना है जिससे कि फसल अच्छी आए? सिंचित और असिंचित दोनों के लिए अलग अलग वो है। तो सिंचित में 75 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। लेकिन सिंचित के क्षेत्र में इसको नाइट्रोजन को 2 भागों में देना है। पहली तो बुवाई के साथ आधी मात्रा बुवाई के साथ दे देनी है, फास्फोरस बुवाई के साथ दे देना है, और बाकी की जो आधी मात्रा है वो 20-25 दिन की जब फसल हो जाए तो उसको बारिश से पहले बिखेर दें, जिससे क्या है कि पौधों को वो उपलब्ध हो जाए। और अगर मालूम पड़ता है कि अगर वो सूखी अपने शुष्क खेती है और बारिश का अभाव है, तो मुख्य सलाह ये है कि उसमें आप कम फर्टिलाइज़र या इनका उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे कि क्या है कि उसमें खुश्की नहीं आए। अगर मानो खुश्क मौसम है, बारिश लंबी खिंच रही है और आपके पौधों की संख्या ज़्यादा है, तो आप उनमें से पौधों की संख्या भी कम कर सकते हो, जिससे क्या है कि पौधे की जो पानी और खाद की जो मात्रा है उनको मिल सके, पूर्ण रूप से मिल सके। क्योंकि अधिक मात्रा होगी तो अधिक ट्रांसपिरेशन होगा और उससे फसल सूखने का संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए क्या है कि इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम इसके बाजरे का उत्पादन पर ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से हमारे किसान भाई जो बाजरे की बुआई कर चुके हैं और किसी कारणवश खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, तो उनको खरपतवार प्रबंधन के लिए इस समय बाजरे की फसल में क्या करना और कैसे करना? घास फूस या खरपतवार ज़्यादा होगा तो उस वक्त तो 20-25-30 दिन बाद 35 दिन बाद जो खरपतवार हैं उनकी निराई गुड़ाई करना ही आवश्यक है। इससे क्या होगा, एक तो क्या है कि पौधे की निराई गुड़ाई करने से क्या है कि जो उसमें खेत का जो मिट्टी खुलने से उसमें हवा का एरेशन ज़्यादा बढ़ेगा, और उससे क्या होगा कि पौधों की बढ़वार तेज़ी से बढ़ेगी, और साथ में आपकी जो खरपतवार है वो भी निकल जाएंगे। इस स्टेज को निकलने के बाद अगर खरपतवार होता है तो वो नुकसान नहीं करेगा। उसकी अर्ली स्टेज में वो ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जैसे ही पौधा या खरपतवार अधिक हों तो उनको पहली निराई गुड़ाई उसके खुरपी के द्वारा अवश्य करा दें, ये आवश्यक भी है। डॉक्टर हरिओम शर्मा जी, जैसा कि आप जानते हैं, वैसे तो बाजरे को पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कहीं हमारे पास बाजरे के पानी की सुविधा उपलब्ध होती है फसल के लिए, और कहीं पे पानी ज़्यादा बरस जाता है, तो जल प्रबंधन हमारे किसान भाई को किस प्रकार से करना है? बिल्कुल सही बात पूछी डॉक्टर साहब आपने कि जल प्रबंधन, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अधिक पानी वो भी पौधों को नुकसान करेगा, और कम पानी भी उससे पौधों की बढ़वार नहीं होगी। ये दोनों ही स्थितियाँ पौधों की बढ़वार के लिए नुकसानदायक हैं। अगर बारिश अधिक हो जाती है और पानी खेत में भरता है तो ये अत्यंत आवश्यक है। हालांकि ये फसल जल्दी नहीं मरती है, लेकिन जब पानी अधिक समय तक खड़ा रहेगा तो फसल पीली पड़ जाएगी और पौधे की बढ़वार रुक जाएगी। इसलिए ये तो अत्यंत आवश्यक है। अगर पानी बहुत दिन तक खेत में खड़ा रहता है तो उसको निकालना अति आवश्यक है, और उसको खेत से पानी से बाहर निकालना आवश्यक है। नंबर 1 बात, अगर बाई चांस बारिश नहीं होती है, कई बार तो ये कि बारिश नहीं होगी, बारिश भी नहीं होती, उस कंडीशन में इसकी 3 स्टेज मुख्य हैं उसके लिए। अगर उस वक्त जैसे उसकी फुटा शुरू हो जाए, और दूसरा उसके सिट्टे निकल रहे हों, और तीसरे दाने में दाना बनना हो, उसमें दूधिया स्टेज हो, उस वक्त 3 स्टेज पे इसका पानी की आवश्यकता पड़ती है, और हमारे पास पानी उपलब्ध है तो उस अवस्थाओं पर पानी अवश्य दे दें, जिससे कि क्या है कि इनकी फुटान, अगर फुटान नहीं होगी, पौधा सिंगल एक वो खड़ा हो जाएगा तो उसमें पैदावार अधिक नहीं होगी, तो फुटान के समय बहुत आवश्यक है। तो इन अवस्थाओं पे बहुत आवश्यक है कि अपन अगर पानी उपलब्ध है
एक पानी उपलब्ध है तो हल्का पानी आप दे दें, जिससे क्या है कि पौधों की बढ़वार और उनकी फुटान पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। हमारे क्या है कि 40 से 45 दिन पर जब पौधे के सिट्टे निकल रहे हैं या थोड़े से फुटान अच्छी उगा जाती है, हाइट आ जाती है, उस वक्त क्या है कि फेरस सल्फेट, थाई यूरिया और फेरस सल्फेट का एक स्प्रे 40 से 45 दिन की अवस्था पर अगर हम करें तो फेरस सल्फेट जो है आयरन की कमी हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए पौधों में, और इससे क्या होगा कि पौधा बढ़ेगा, दाना अच्छा बनेगा और पकाव अच्छा आएगा, और जो आपकी फसल सूखती है अभाव में, वो सूखने पे समय बचेगा या वो उससे बचाव हो जाएगा। तो इसका जो कंसंट्रेशन है, जो इसका छिड़काव का जो कंसंट्रेशन है 0.05% थाई यूरिया प्लस 2% फेरस सल्फेट, यानी कि आधा ग्राम थाई यूरिया और 2 ग्राम फेरस सल्फेट 1 लीटर पानी में अगर घोल के 1 लीटर पानी में घोलें, यानी कि 6 हेक्टर के लिए अपन को 500 लीटर पानी चाहिए, तो 250 ग्राम ये हो गया और ये दुगना हो गया, 500 ग्राम फेरस सल्फेट हो गया। दोनों को घोल के अगर 1 हेक्टर क्षेत्र में छिड़कें तो इससे काफ़ी अच्छा प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ता है। ये हमारे परीक्षणों के द्वारा, कई साल के परीक्षणों के द्वारा, ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर और रिसर्च में के बाद ये हमारी रिकमेंडेशन आई हुई हैं हमारे उसमें खरीफ माला में, उसमें हमने ये रिकमेंडेशन दी है विश्वविद्यालय ने। तो ये हम यहाँ पे इसमें अब बड़े स्तर पर हम किसानों के यहाँ इसका प्रयोग भी करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो बाजरे में बीमारी और कीट काफ़ी कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो काफ़ी नुकसान कर जाते हैं। तो बाजरे कौन कौन से महत्वपूर्ण कीट और बीमारियां हैं, उनका प्रबंध हमारे किसान भाई को किस प्रकार से करना है जिससे उत्पादन अच्छा मिले, उनको किसी प्रकार की हानि ना हो? ये क्योंकि बहुत हार्डी और शुष्क क्षेत्र में उगने वाली फसल है, तो इसमें मुख्य तौर से ज़्यादातर बीमारियां तो 2 होती हैं, एक तो अर्गट और एक ग्रीन ईयर डिजीज़। तो आपने देखा होगा कि बाजरे में कई बार जो बाली होती है उसमें झाड़ू सी बन जाती है, पत्ती सी निकल, हाँ पत्ती सी, उसकी बाली की जगह पत्ती झाड़ू सी निकल जाती हैं। अर्गट में आपने देखा होगा बारिश पड़ती है, बारिश में उसमें क्या है, गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ इसके अंदर आता है, तो वो चिपचिपा पदार्थ क्या है कि ये बाद में जाके एक सिस्ट के रूप में बन जाता है, उसमें स्पोर्स बंद हो जाते हैं और वो आगे भी डेवलप करता है। और ये एक तरह से अर्गट आदमी, पशु और जानवर सबके लिए जहर का भी काम करता है। तो ये 2 मुख्य बीमारी हैं, और ये जब ज़्यादा बारिश और ह्यूमिडिटी और जब ज़्यादा हो जाती है तब ये ज़्यादा फैलाव आता है। तो इसमें बड़ा साधारण वो है कि मैनकोजेब या डाइथेनियम 45 2 किलोग्राम 500-600 लीटर पानी में 2 या 3 दफ़े अगर इसका स्प्रे कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा एक जो यहाँ जो समस्या इसमें आती है कीड़े की, एक तो फड़का जिसको ग्रास हॉपर कहते हैं, ब्लस्टर बीटल और कुछ इस तरह के इंसेक्ट हैं जो मुख्य तौर से आते हैं। तो ये क्या है कि पत्तियों को खाते हैं, पौधों की पत्तियों को खा जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये इसको पौधे को नंगा कर देते हैं और इसमें 70-80% और 90% तक नुकसान कर सकता है ग्रास हॉपर, और यहाँ का मुख्य इंसेक्ट भी है। तो इसके कंट्रोल के लिए, इसके प्रकोप को रोकने के लिए मिथाइल पैराथियोन डस्ट 2% या क्विनाल फास्ट 1.5% का 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर इसका भुरकाव कर दिया जाए तो इसका कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर शर्मा जी, आपने हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान भाई 3 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे: खरपतवार प्रबंधन, सही समय पे सही मात्रा में खाद देना, और पानी का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस फसल में ज़्यादा पानी भी तो नुकसान करता ही करता है, कम पानी में नुकसान करता है। और जैसे कि आप डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें 3 मुख्य कीट होते हैं जिनका प्रबंध करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd।
भेजें हमें मेल krishidarshan.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाई बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा? आप अपने विचार, सुझाव और अपनी राय अपने खतों के माध्यम से हमें लिख कर भेजिए। इसके अलावा और अधिक जानकारी चाहते हैं तो जुड़िए हमारे सोशल मीडिया से। आपके खतों का हमें रहेगा इंतज़ार। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेते हैं आज्ञा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।